वो घर से निकलते वक्त सबसे बेहतरीन सूट पहनता है, सबसे महंगी कार चलाता है, लेकिन उसका काम ऐसा है जिसे कोई इज्जत नहीं देता। वो एक तंग लिफ्ट में घुसता है, टूटे फूटे कमरों से होते हुए वो बहुत आराम से अपना कम्युनिकेशन ईयरफोन पहनता है और अपनी स्नाइपर राइफल सेट करता है जो उसने पहले से ही लगा रखी थी। वो टारगेट के कार से उतरते ही उस पर हमला करने वाला था, लेकिन वो टारगेट एक कुख्यात माफिया बॉस है और उसकी सिक्योरिटी बहुत ही प्रोफेशनल है। उन्हें पता है कि छिपकर स्नाइपर का हमला हो सकता है, इसलिए वो नजरों से बचकर चलते हैं। लेकिन हमारा किलर भी पूरी तरह तैयार था। उसने जो जगह चुनी थी वहाँ से दूसरी मंजिल का एक प्राइवेट रूम साफ दिखता था। ये वही रूम था जिसे माफिया बॉस ने पहले से बुक कर रखा था, इसलिए उसने अपने स्नाइपर स्कोप को फिर से सेट किया और पूरी तरह मुस्तैद हो गया और अंदर मौजूद अपने पार्टनर के इशारे का इंतजार करने लगा ताकि उसे उनकी सही लोकेशन मिल सके। लेकिन वो लोग उस प्राइवेट रूम की तरफ नहीं गए, बल्कि उन्होंने मेन हॉल को चुना। असल में आज उस माफिया बॉस की बेटी का जन्मदिन है। वो रेस्टोरेंट के स्टेज पर गाना गाने वाली है। अपनी बेटी की परफॉर्मेंस देखने के लिए ही बॉस ने एंड मौके पर अपना प्राइवेट रूम कैंसिल कर दिया और स्टेज के पास वाली एक आम टेबल पर बैठ गया। पार्टनर ने ये बात किलर को बता दी, लेकिन इस टारगेट को मारने का ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मजबूरी में उसे अब एक ज्यादा खतरनाक तरीका अपनाना होगा। कुछ ही मिनटों बाद वो उस रेस्टोरेंट में पहुंच गया। उस वक्त तक माफिया बॉस ने दरवाजे पर अपनी चेकिंग लगा दी थी। शुक्र है कि पार्टनर ने उसे पहले ही बता दिया था, इसलिए वो अपने साथ कोई हथियार नहीं लाया था। मेन हॉल पार करके वो वॉशरूम में गया। यही वो जगह थी जहां उसे अपना काम तमाम करना था। उसने अपना सूट का जैकेट उतारा ताकि काम आसानी से हो सके। फिर उसने सारे टॉयलेट क्यूबिकल चेक किए, ये देखने के लिए कि कोई और वहां न हो। फिर रबर के दस्ताने पहने ताकि फिंगरप्रिंट न रहे। पूरी तैयारी के बाद अब उसे सिर्फ एक अच्छे हथियार की जरूरत थी और एक प्रोफेशनल किलर होने के नाते क्रिएटिव होना भी एक जरूरी खूबी है। कोई भी नुकीली चीज जो शरीर के आर पार हो सके, वो उसे एक जानलेवा हथियार बना सकता था। दूसरी तरफ उसके पार्टनर ने सामने वाले बार टेंडर की तरफ देखा और उसे टारगेट को वॉशरूम तक भेजने का एक शानदार आइडिया आ गया। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कुछ ही सेकंड में पहुंच जाना चाहिए था। 20 सेकंड बाद टारगेट वहां आ ही गया। बस उसके साथ 2 बॉडीगार्ड भी थे। इस बंद जगह में वो लोग अपने बॉस की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। उसने हथियार से खून धोने के बाद उसे वापस टॉयलेट पेपर के रोलर में फिट कर दिया। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हथियार वहीं मौजूद है। मिशन पूरा हुआ और वो वहां से सुरक्षित निकल गया। लेकिन इस वक्त वो थोड़ा गुस्से में था। इस लाइन में सही जानकारी जुटाना सबसे जरूरी होता है और उसके पार्टनर को टारगेट की बेटी के जन्मदिन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो इस खतरनाक पेशे में इतने सालों तक सिर्फ अपनी हर चीज पर बारीक नजर और सावधानी की वजह से ही टिका हुआ था। एक छोटी सी चूक भी उसका ध्यान खींच लेती थी। उसके पार्टनर की इस लापरवाही से उसे लगता था कि देरसबेर कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है, लेकिन उसने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि वो उसके बॉस डची का भतीजा था। वो और डची स्कूल के दिनों से एक दूसरे को जानते थे। दोनों बॉस एम्प्लॉय होने के साथ साथ पुराने दोस्त भी थे। डची की नजरों में वो एक अकेला इंसान था जिसने न कभी शादी की थी और न ही उसका कोई परिवार था। लेकिन असलियत में उसकी शादी सालों पहले हो चुकी थी। उसकी पत्नी गुजर चुकी थी और अब उसकी एक प्यारी सी बेटी थी। बेटी की नजरों में उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे और प्रिंटर बेचने का काम करते थे, जिसके लिए उन्हें अक्सर दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। उसने अपनी इस दोहरी जिंदगी को अपनी बेटी की हिफाजत के लिए ही अलग रखा था ताकि अगर कभी उसे कुछ हो भी जाए तो उसकी बेटी की जिंदगी पर कोई असर न पड़े। जब भी कोई मिशन आता वो अपनी पुरानी पिकअप ट्रक से अपने सीक्रेट बेस पर जाता, अपना प्रोफेशनल सूट पहनता और फिर एक शानदार स्पोर्ट्स कार चलाकर टारगेट वाले शहर की तरफ निकल पड़ता। पिछले कई दशकों से उसकी इस दोहरी जिंदगी के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। डची से विदा लेने के बाद वो एक नर्सिंग होम पहुंचा। अंदर मौजूद शख्स को देखकर उसका चेहरा उदास हो गया। उसने एक पुराना बेसबॉल कार्ड निकाला। हालांकि अपनी दोहरी जिंदगी के कारण वो बहुत व्यस्त रहता था, फिर भी उसने 7 साल लगाकर इसे ढूंढा था, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद इस आदमी की कोई याद वापस आ जाए। तुम इस उम्र में मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या तुम्हें ये चाहिए? तुम्हें क्या लगता है मैं ये तुम्हें दे दूंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे भाई हो? जब भी वो डची से मिलने आता तो यहाँ भी जरूर चक्कर लगाता। सिर्फ अपने भाई के सामने ही वो अपना असली रूप दिखाता था और बिना किसी डर के अपने दिल में दबे सारे राज उगल देता था। उसका भाई ही इकलौता ऐसा इंसान था जो उसकी दोहरी जिंदगी के बारे में जानता था और दुनिया की नजरों में उसका इकलौता परिवार भी वही था। मुलाकात के बाद नर्स ने उसे सच्चाई बताई कि उसके भाई की अल्जाइमर की बीमारी अब काफी बढ़ गई है और वो बहुत कम समय के लिए ही होश में रहते हैं। नर्स ने उसे जल्द ही कोई कदम उठाने की सलाह दी और एक अल्जाइमर म्यूजिक थेरेपी प्रोग्राम के बारे में बताया। शुक्रिया, कोई बात नहीं। अपनी बेटी की आवाज सुनकर उसका मन थोड़ा हल्का हो गया। लेकिन जैसे ही वो अपने घर लौट रहा था तभी एक पिकअप ट्रक अचानक से उसकी नजरों के सामने आ गया। शीशे के आर पार उसने देखा कि वो आदमी जानबूझकर रियर व्यू मिरर उसकी तरफ सेट कर रहा था। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए ग्रीन लाइट होते ही वो बाई तरफ वाली गली में मुड़ गया और अगले चौराहे पर अपनी गाड़ी रोक दी। बिल्कुल सही, वो उसी के पीछे लगा था। उसने तुरंत अपनी गाड़ी मोड़ी और कार की स्पीड बढ़ाकर उसे पीछे छोड़ दिया। रास्ते में वो एक पार्किंग में घुस गया ताकि वो अपनी लोकेशन छुपा सके। उसने अपनी कार को सीधे टॉप फ्लोर पर पार्क किया ताकि वो उस आदमी की हरकतों पर नजर रख सके। वो आराम से चल रहा था, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि उस आदमी की गाड़ी उसके सामने से निकल गई। इसके बाद ही वो वहां से निकला, लेकिन वो अपने प्लान के मुताबिक तुरंत घर नहीं गया बल्कि एक अपार्टमेंट स्टाइल होटल में आ गया। ये जगह उसके दूसरे घर जैसी थी। अपने मिशन के दौरान वो हमेशा यहीं ठहरता था, कोई अजनबी अंदर न घुसाए, इसके लिए उसने एक अलार्म सिस्टम भी लगा रखा था। लेकिन आज जब वो अपना पासवर्ड डाल रहा था तो उसे किसी भी कीमत पर आखिरी नंबर याद ही नहीं आ रहा था। वो अपनी याददाश्त खोने की बीमारी का शिकार होने लगा था। उसने दरवाजा बंद किया और आराम करने की सोची। तभी पड़ोसी ने फिर से उसका दरवाजा खटखटाया। वो अपना बैग कॉरिडोर में ही भूल गया था जिसमें उसके स्नाइपर राइफल के अलग अलग हिस्से रखे थे। ये एहसास होते ही कि शायद उसे भी अपने भाई वाली बीमारी हो गई है। उस थेरेपी प्रोग्राम के पर्चे को देखकर उसे बहुत चुभन होने लगी। लेकिन इस वक्त उसे जो सबसे ज्यादा डर सता रहा था वो उसकी अपनी बीमारी नहीं थी। किलर की कहानी के पहले भाग में आपका स्वागत है।
एंजेलो कई दशकों से एक किलर है। वो अच्छी तरह जानता है कि दुश्मन का उसके दरवाजे तक आना तय है। उसे बस इस बात का डर है कि अगर ऐसे ही उसका पीछा होता रहा तो जल्द ही उसकी बेटी की लोकेशन भी सामने आ जाएगी। इसलिए इससे पहले कि वो अपने भाई की तरह बन जाए, उसे इस मुसीबत को जड़ से मिटाना होगा। वो अपने पुराने टारगेट्स की फाइल्स खंगाल रहा था, तभी एक तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। उसे याद आया कि टारगेट के पास खड़े उस आदमी से उसकी हाल ही में मुलाकात हुई थी। सर्च इंजन के जरिए उसे पता चला कि उस आदमी का नाम कार्ल मोजर है और वो उसी शख्स का भाई है जिसे उसने मारा था। वो डची के पास गया और टारगेट की असलियत छिपाने के लिए उस पर भड़क गया। कार्ल मोजर के पीछे एक बहुत बड़ा माफिया परिवार है। उसने कार्ल के भाई को मारा था, इसलिए अब कार्ल बदला लेने आया है। वो चाहता था कि डची उस पर पलटवार करने में उसकी मदद करे, लेकिन डची को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे लगा कि एंजेलो एक अकेला आदमी है, उसे अपने बीवी बच्चों की कोई फिक्र नहीं करनी है, इसलिए वो अपनी तरफ से जो सबसे बड़ी मदद दे सकता है वो बस यही है कि छुप कर वार करे। नहीं, उसके भाई एंजेलो की चिंता स्वाभाविक थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बार बार पहले हमला करने की जिद कर रहा था, लेकिन उसके सख्त रवैये ने डच को नाराज कर दिया था। अब एंजेलो ही सबके सामने आ गया था और फिर डच तो बस एक परिवार वाला बिचौलिया था। एक क्रिमिनल फैमिली से सीधी टक्कर लेने में कोई फायदा नहीं था, उल्टा उसके परिवार पर भी खतरा आ सकता था। उसे इस बात की बहुत फिक्र थी, साथ ही वो ये भी नहीं चाहता था कि एंजेलो खुद जाकर कार्ल से पंगा ले। उसने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बेटी से मिलने का वक्त हो रहा था, इसलिए एंजेलो को घर लौटना पड़ा। रास्ते भर वो बहुत डरा हुआ था। किसी भी शक वाली गाड़ी को देखकर वो रुक जाता और चेक करता कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। जब तक उसने अपनी गाड़ी सीक्रेट बेस पर नहीं लगा दी, तब तक उसकी जान में जान नहीं आई। उसने अपनी स्नाइपर गन वापस जगह पर रखी और दूसरे कपड़े पहन लिए। उसके पास एक रैक था जिसमें अलग अलग जगहों के शोपीस रखे थे। ये दिखावा करने के लिए था कि वो बाहर बिजनेस के काम से जाता है। इस बार उसने बेटी को बताया था कि वो रॉचेस्टर गया है, इसलिए उसने वहाँ की खास बियर भी अपने साथ ले ली थी। घर पर वो एक बहुत अच्छा पिता था। जब कोई मिशन नहीं होता था तो बेटी के खाने पीने और रहने का पूरा ख्याल वही रखता था, लेकिन आज वो अजीब बर्ताव कर रहा था और बेटी को खाना पकाने की रेसिपी सीखने को कह रहा था। जैसे माहौल थोड़ा भारी हो गया था। बेटी ने बात पलटने की कोशिश की, लेकिन दामाद जेफ ने एक गलत वक्त पर बीच में टोक दिया। जेफ ही एंजेलो और उसकी बेटी के बीच इकलौती परेशानी की वजह था। जेफ अपना सारा वक्त सॉफ्टवेयर बनाने में लगाता था और उसकी कोई फिक्स कमाई नहीं थी। अब उसकी बेटी शादी करने वाली थी। एंजेलो को डर था कि पैसों की तंगी उनके परिवार में मुश्किलें पैदा करेगी और इससे उसकी बेटी को दुख पहुंचेगा, लेकिन बेटी अपने पति को पूरा सपोर्ट करती थी। अगर अभी कोई कमाई नहीं हो रही है तो शायद यही ठीक है। मारिया, तुम्हें क्या लगता है कि स्टीव का काम कैसे शुरू हुआ होगा? मुझे एक बात साफ तौर पर बतानी है कि चाहे कितनी भी बहस क्यों न हो जाए, एंजेलो हमेशा इस बात पर हार जाता था। वो बस इतना चाहता था कि जेफ उसकी बेटी का भरोसा न तोड़े। आज एंजेलो की पत्नी का जन्मदिन था। उन्होंने जन्मदिन मनाकर उसे याद किया। खाना खाने के बाद जब पिता ने माँ की पुरानी बातें बताई तो वो उदास हो गया। एंजेलो ने तुरंत बेटी की उदासी पकड़ ली और जल्दी से उसे गले लगा लिया और बेटी ने उसे हौसला दिया। उसकी पत्नी की मौत कुछ साल पहले एक नशे में धुत ड्राइवर की वजह से हुए एक्सीडेंट में हुई थी। एक किलर होने के बावजूद वो अपनी पत्नी की मौत का बदला नहीं ले सका था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि नशे में गाड़ी चलाने वाले उस ड्राइवर को जेल भेज दिया गया था। एंजेलो अपनी सोच से बाहर आया, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि वो कब उस घर के सामने आ गया जहां वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। हैरानी की बात यह थी कि सालों से खाली पड़े उस घर के अंदर लाइट जल रही थी। वो धीरे धीरे घर के पास गया और दरवाजा खोला तो उसे सिर्फ अंदर चल रहे टीवी की आवाज सुनाई दी और तभी एक बार फिर वही पिकअप ट्रक दिखाई दिया। उसे एहसास हो गया कि जिस बात का डर था वही हो रहा है, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। भारी टेंशन के साथ उसे गाड़ी चलाकर अपने भाई के पास जाना पड़ा। डच ने उसे खुद कार्ल से पंगा लेने से मना किया था, यहाँ तक कि रिश्ते तोड़ने की धमकी भी दी थी, लेकिन दुश्मन उसके घर तक पहुंच चुका था। जब तक वो इस खतरे को खत्म नहीं कर देता उसे चैन नहीं मिलने वाला था। मैं मैरी की हिफाजत करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ तो तुम मुझे बताओगे, है ना? अगले दिन वो डच के भतीजे से मिला और उसे वादा किया कि आने वाले मिशन में वह उसे और भी अहम रोल देगा। इसके बदले में उसे वो जगह पता चल गई जहां कार्ल अक्सर आता जाता था, सिल्वर डार्क नाम का एक बार। और जैसा सोचा था, रात होते ही कार्ल वहां पहुंच गया, लेकिन अभी कुछ भी करने का सही वक्त नहीं था। तभी लाल ड्रेस में एक औरत ने वेटर को परेशानी से बचाया। कार्ल ने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों। कार्ल को गुस्से में वहां से जाते देख एंजेलो समझ गया कि मौका आ गया है, लेकिन डच के अचानक आ जाने से उसका पूरा प्लान खराब हो गया। चाहे ये जानबूझकर हुआ हो या इत्तेफाक से, ऐसा लग रहा था कि आज रात कार्ल पर हमला नहीं हो पाएगा। इसलिए उसने अपना ध्यान लाल ड्रेस वाली उसी औरत पर लगाया। जैसा उसने सोचा था, वो और कार्ल पुराने दोस्त थे, इसलिए एंजेलो ने अपनी उम्र के हिसाब से स्मार्टनेस दिखाते हुए उसे अपने जाल में फंसाया और उसे अपने साथ ले आया। उसने उस औरत के वॉशरूम जाने का फायदा उठाकर उसका बैग चेक किया, ये पक्का करने के बाद कि उस औरत को उसके इरादों की भनक नहीं है। उसने अपने पास छिपाई हुई बंदूक निकालकर कमरे की तिजोरी में रख दी। उस औरत को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं था। एंजेलो ने बातों बातों में उससे कार्ल का पता उगलवा लिया, लेकिन इसके लिए उसे ये नाटक आखिर तक निभाना पड़ा। अगली सुबह एंजेलो पूरी रात सोया नहीं था। अब वो बस उस औरत के जाने का इंतजार कर रहा था ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। जब उस औरत ने साथ नाश्ता करने को कहा तो एंजेलो ने तुरंत मना कर दिया। वो थोड़ी अजीब फील कर रही थी, इसलिए पानी पीने का बहाना बनाकर बेडरूम से बाहर चली गई। लेकिन जैसे ही उसने फ्रिज खोला उसके चेहरे के भाव बदल गए। कल रात एंजेलो ने उसे बताया था कि वो एक प्रोफेशनल किलर है। तब उसे लगा कि एंजेलो कोई मजाक कर रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये सब सच होगा। जब एंजेलो को कुछ समझ नहीं आया तो वो खुले हुए फ्रिज के पास गया। वहाँ अंदर वो बंदूक रखी थी जो उसने कल छिपा कर रखी थी। उसकी बीमारी उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। उस औरत के बताए हुए पते पर पहुंचकर वो बाहर इंतजार करने लगा। उसी दौरान उसे एक कॉल आया जो
उसकी बेटी का था। उसने चेकअप के लिए साथ चलने की याद दिलाई। वो अपनी बेटी से इधर उधर की बातें कर ही रहा था कि तभी उसे कार्ल नजर आ गया और उसने जल्दी से फोन काट दिया। लेकिन कार्ल को ज्यादा बोलने का कोई मौका दिए बिना उसने एक ही झटके में उसकी जान ले ली। जब वो अस्पताल पहुंचा तो चेकअप शुरू हो चुका था। बेटी के गर्भ में पल रहा बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ था और पति पत्नी दोनों बहुत खुश थे। लेकिन एंजेलो के मन में खुशी और गम दोनों थे। उसे डर था कि शायद उसकी किस्मत में ये पारिवारिक सुख नहीं लिखा है। फोन की वाइब्रेशन महसूस करके उसने स्क्रीन पर देखा। तब जाकर उसे पता चला कि डेविड उसे लगातार ढूंढ रहा था। डेविड वही डिटेक्टिव था जो उसकी पत्नी के केस की जांच कर रहा था। वह इतनी हड़बड़ी में इसलिए था क्योंकि उसे एक पक्की खबर मिली थी कि एक्सीडेंट करने वाला वह ड्राइवर अर्ल जेल में अपने साथी कैदी के एक जुर्म की गवाही देने की वजह से अपनी सजा कम करवा चुका है और 2 हफ्ते पहले ही जेल से बाहर आ गया है। अगर अर्ल ही वो इंसान है जो उसका पीछा कर रहा था तो उसकी बेटी अब किसी भी वक्त खतरे में पड़ सकती है। रास्ते में डच उसे लगातार मैसेज कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे कार्ल के बारे में सब पता चल गया है। लेकिन अभी उसके पास इन सब के लिए वक्त नहीं था। जब तक उसने अपनी बेटी को रेस्टोरेंट में सुरक्षित नहीं देख लिया तब तक उसे तसल्ली नहीं मिली। हालांकि एक प्रोफेशनल किलर होने के नाते खिड़की की तरफ पीट करके बैठना उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। ज्यादातर मामलों में उसने जिन्हें भी मारा था वे सब इसी तरह की जगह पर बैठकर उसकी गोली का शिकार हुए थे। उसने पास रखी शराब की बोतल को हथियार के तौर पर उठा लिया और जहां से गोली आ सकती थी उस तरफ स्नाइपर की जगह ढूंढने लगा। लेकिन तब तक किलर अपनी गाड़ी में बैठ चुका था और उसने जानबूझकर इस तरह से उसे खुली चुनौती दी थी। अब उसकी बारी थी कि वो खुद एक स्नाइपर के निशाने पर शिकार बन गया था और उसे काल के मामले में भी जवाब देना था। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उसे खुद नहीं पता था कि उसके पास अपना होशोवास बनाए रखने का कितना वक्त बचा है।